नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और आप सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस बड़े ही उत्साह के साथ, सम्मान के साथ मनाया जाता है। ये दिन देश के महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा और शिक्षकों के महत्व को प्रमुखता दी और उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक समाज के असली नायक हैं। वे न केवल हमें पढ़ाते हैं बल्कि हमारे जीवन को दिशा देते हैं। एक शिक्षक वो दीपक है जो अंधेरे में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। वे हमें अच्छे बुरे का अंतर समझाते हैं, नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं और हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्रेरणा देते हैं। स्कूल, कॉलेज या किसी भी क्षेत्र में शिक्षक हमारे भविष्य के निर्माता होते हैं। शिक्षक दिवस का महत्व केवल उत्सव तक सीमित नहीं है। ये दिन हमें हमारे शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी देता है। स्कूलों और कॉलेजों में इस दिन छात्र अपने गुरुओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे भाषण, नृत्य, नाटक और कविताएं। ये सभी गतिविधियां शिक्षकों के प्रति सम्मान और प्यार को दर्शाती है। आज के समय में जब शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। और आज हम कुछ ऐसे ही शिक्षकों की कहानी आपके सामने रखने वाले हैं जो अपनी भूमिका बड़े ही निष्ठा के साथ निभा रहे हैं और एक मिसाल पेश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षक दिवस पर ये खास कार्यक्रम। चलिए सबसे पहले बात मंडला की करेंगे और सबसे पहले आपको उत्कृष्ट विद्यालय के अंग्रेजी के शिक्षक अखिलेश उपाध्याय की कहानी बताएंगे, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें सपनों की भाषा सिखाते हैं। अखिलेश शिक्षा के साथ साथ नवाचार, करियर काउंसलिंग और समाज सेवा के जरिए हजारों विद्यार्थियों के जीवन में उजाला ला रहे हैं। देखिए ये शिक्षक की कहानी। ये है मंडला जिले के उत्कृष्ट विद्यालय के अंग्रेजी के शिक्षक अखिलेश उपाध्याय, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें सपनों की भाषा सिखाते हैं। अखिलेश उपाध्याय की पहचान केवल एक अंग्रेजी विषय के शिक्षक तक सीमित नहीं है। ये शिक्षा के साथ साथ नवाचार, करियर काउंसलिंग और समाज सेवा के जरिए हजारों विद्यार्थियों के जीवन में उजाला कर रहे हैं। कोविड के कठिन दौर में जब शिक्षा थम सी गई थी, तब अखिलेश उपाध्याय ने डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री तैयार कर विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाई थी। जीवन में जो कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे हम अपना भविष्य बना सके, वो शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, जहाँ तक कैरियर मार्गदर्शन की बात है तो हम जिस जिले में सेवा दे रहे हैं ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, जनजाति बाहुल जिला है और ज़्यादातर उत्कृष्ट विद्यालय मंडला में जो विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं वो ग्रामीण परिवेश से होते हैं। तो शिक्षक का पहला दायित्व तो ये है कि जिस उद्देश्य को लेकर विद्यार्थी विद्यालय में आया है, यानी कि वो जिस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा है उसमें उसके बहुत अच्छी मार्किंग हो, टीचर्स अच्छा पढ़ाएं। मंडला जिले का पहला करियर गाइडेंस कक्ष इन्हीं की देन है, जहां अब तक 500 से अधिक विद्यार्थी करियर मार्गदर्शन का लाभ ले चुके हैं। यही नहीं, उनके कार्यक्रम फेसबुक लाइव होते हैं, जिससे पूरे जिले के बच्चे जुड़ते हैं। उपाध्याय सर, पहले मैं इंग्लिश में काफी वीक थी, लेकिन अब उपाध्याय सर के मार्गदर्शन से मैं इंग्लिश में काफी अच्छी हो गई हूँ। जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो हमारे करियर से ये रिलेटेड बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन हमको देते हैं। वो करियर गाइडेंस लेके आते हैं, हमको अपने करियर के बारे में क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में हमको रुचि है उसमें हमको फोकस कराते हैं। मंच संचालन की कला में भी अखिलेश उपाध्याय का कोई जवाब नहीं। पिछले 22 सालों से वे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक उनकी एंकरिंग और कार्यों की सराहना कर चुके हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भी उन्हें सम्मानित किया। अखिलेश उपाध्याय के कामों से न सिर्फ हमारे विद्यार्थी बल्कि अन्य विद्यालय भी प्रेरणा ले रहे हैं। और सबसे बड़े सम्मान की बात यह है कि ये राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो ये शिक्षक हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इनके मार्गदर्शन में, इनके कराए हुए नवाचार से हमारा विद्यालय जो है लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। एक शिक्षक की पहचान उसकी डिग्री से नहीं बल्कि उन चेहरों से होती है
जिनके जीवन को उसने दिशा दी। जब गुरु अखिलेश उपाध्याय हो तो शिक्षा ही नहीं, समाज और संस्कृति भी संवरती है। मंडला से रामकुमार बघेल की रिपोर्ट। देखिए, अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो सिस्टम में रहकर भी सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है। शिक्षक दिवस पर आज हम ऐसे ही एक शिक्षक की जिद और शिक्षा के प्रति समर्पण की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसने अपने बलबूते सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग को एक नया स्वरूप दे दिया। जहां कभी जर्जर भवन हुआ करता था, आज उसी जगह पर अत्याधुनिक स्कूल की बिल्डिंग खड़ी हुई है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कहानी। ये कहानी है संस्कारधानी जबलपुर की। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के जर्जर हालात हमने खूब देखे हैं, लेकिन उन हालातों को सुधारने के लिए सिस्टम में जो जागरूक लोग होना चाहिए, उनकी कमी हमेशा खलती है। लेकिन शिक्षक दिवस पर आज हम एक ऐसी शिक्षिका की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी जिद ने सिस्टम में ही परिवर्तन कर दिया। ये कोई निजी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, ये एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है जो जबलपुर के समत पिपरिया में स्थित है। इस स्कूल के स्वरूप को यहीं की एक शिक्षिका अनीता जैन ने बदला है। अनीता जैन 2 साल पहले प्रभारी हेडमास्टर की पोस्ट पर ट्रांसफर होकर आई थी। 2 साल पहले जब अनीता ने समत पिपरिया का शासकीय स्कूल ज्वाइन किया था तो हालात बहुत ही खराब थे। स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। जगह जगह स्कूल की दीवारों और छत से प्लास्टर गिर रहा था। बारिश में तो स्कूल के अंदर बैठना भी बेहद मुश्किल था। ना टेबल थी, ना कुर्सियां। स्कूल की हालातों को सुधारने के लिए अनीता जैन ने पहले विभाग स्तर पर कार्रवाई शुरू की। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया, लेकिन साल भर की मेहनत के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। फिर अनीता जैन को एक एनजीओ की जानकारी मिली, जिससे संपर्क करने के बाद स्कूल के नए भवन के निर्माण का रास्ता खुल गया। अड़चनें बहुत आईं, लेकिन अनीता जैन ने हार नहीं मानी। जन सहयोग, जन प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मदद से स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कराया। शिक्षा देना है तो वो सबसे कठिन काम था कि 3 कक्ष में बिठा के 8 कक्षाओं को उनकी नीड के हिसाब से आप कैसे पढ़ाएंगे। बहुत जब फाइल देखी, यहाँ बहुत पुरानी बड़ी फाइल रखी हुई थी जिसमें सारे विभागों को पत्र लिखा जा चुका था कि विद्यालय की स्थिति बहुत खराब है, भवन जर्जर है और विद्यालय में सख्त आवश्यकता है नए निर्माण की। तो कोई जवाब ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्वयं कोशिश की जाए और बस ठान ली कि जहाँ से जो मदद मिले वो मदद लेके इस विद्यालय को एक नवीन भवन दिलवाना है। महज 7 महीने में ही स्कूल का पूरा भवन तैयार हो गया। आज बेहद खूबसूरत बिल्डिंग न केवल आधुनिक है बल्कि छात्र छात्राओं की सुविधा के हिसाब से तैयार की गई है। स्कूल के क्लासरूम स्मार्ट हैं। ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। छात्रों के लिए कक्षाओं में टेबल कुर्सियां रखी गई हैं। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है। स्कूल के मैदान में झूले भी लगे हुए हैं। बनाने का चार्ज था वो भी काफी था, झूले बनवाने का उन्होंने वो पे किया। मिडिल की जो बिल्डिंग आपने अभी देखी वो भी मैंने बताया वाटर प्रूफिंग पंचायत ने करवाई। तो जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो भी हेल्प करती हैं, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना होता है, कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आता। तो मैं सभी शिक्षकों को यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके विद्यालय में बदलाव हो, आपके बच्चों को सुविधाएं मिलें, तो आप कोशिश कीजिए। और निश्चित रूप से जब आप कोशिश करने निकलते हैं तो अपने आप ही कारवा जुड़ता जाता है। कई सालों तक जर्जर भवन में बैठे छात्र छात्राओं को कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतने शानदार स्कूल में बैठकर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अच्छा स्कूल पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे भी खिल उठे हैं और वो शिक्षक अनीता जैन की तारीफ करते नहीं थकते। स्कूल का अन्य स्टाफ भी अनीता जैन के प्रयासों को बेहद सराहनीय मानता है। लगता होगा उस स्कूल में तो जब छत गिरने की स्थिति बनती थी तो? यस सर, लगता था सर। हम लोग वहाँ पास सर जी पूरी क्लास संगड़ के बैठते थे, अच्छे से ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। आज कैसा लगता है? अच्छा ही बताओ यार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से पढ़ाई भी होती है। क्लास में कंफर्टेबल नहीं होता था तो गाइस वो सर जी कंफर्टेबल नहीं होता था, तो फिर जब मैम आई तो फिर मैम ने ये वाला स्कूल बनवाया। जब हम स्कूल में बैठते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। पहले परेशानियां ज़्यादा थी,
मिडिल भवन तो अच्छा था, प्राइमरी भवन जर्जर था, जिसके लिए प्रयास चालू था, पर इतनी जल्दी कुछ हो नहीं पाया। तो मैडम जब आई तो उनने थोड़ा अथक प्रयास किए, जिससे हमारी बिल्डिंग बन गई। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के हालात अपने और अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, असली जीना तो वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए। हालांकि दूसरे के लिए जीने वाले अनोखे ही होते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस की, एक ऐसे कांस्टेबल की जिनका सपना ही गरीब बच्चों के जीवन में उजाला करना है। इसलिए वे ड्यूटी करने के अलावा गरीब बच्चों के लिए ओपन स्कूल संचालित करते हैं। और ये कहानी है इंदौर की। ये है पुलिस वाले शिक्षक कांस्टेबल संजय सांवरे। सुनकर हैरानी हुई होगी। जी हाँ, संजय सांवरे पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ पिछले 9 साल से गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। संजय एक पेड़ के नीचे अपनी क्लास लगाते हैं, जहां 60 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। संजय केवल बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे, बल्कि कई बच्चों की स्कूली फीस और पढ़ाई का खर्च उठाने में भी मदद करते हैं। इस काम में उनके दोस्त भी उनकी हाथ बटाते हैं। कहते हैं किसी भी देश का उज्जवल भविष्य होते हैं वहाँ की युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी का उज्जवल भविष्य होता है उनको दी गई शिक्षा। और ऐसी ही शिक्षा की एक बड़ी मुहिम चल रही है इंदौर के एक बस्ती क्षेत्र में, मैं कहूँ तो पुलिस वाले की पाठशाला। हम 8 साल से पढ़ने के लिए आ रहे हैं भैया के पास। अच्छा लगता है भैया जो पढ़ाते हैं तो? हाँ, अच्छा लगता है। संजय के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल था, लेकिन संघर्षों के बीच पढ़कर वे कांस्टेबल बने। तभी उन्होंने निश्चय किया कि बस्ती के बच्चों को ऐसी कठिनाइयों से न गुजरना पड़े, और संजय ने पढ़ाना शुरू कर दिया। संजय 2018 में पुलिस विभाग में आए, जबकि उन्होंने 2016 में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में 3 बच्चे उनकी क्लास में आते थे। धीरे धीरे दूसरे बच्चों को पता चला और उन्होंने भी आना शुरू कर दिया। आज इस पाठशाला में 60 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। सर, इसकी शुरुआत जो है वो 2016 से हुई है, और मेरा भी जो बचपन है काफ़ी गरीब परिस्थिति में गुजरा है। तो मैंने सोचा कि जो मेरा बचपन और मेरी शिक्षा जो कठिनाइयों में हुई है, तो वो इन बच्चों की ना हो, इनका जो शिक्षा का रास्ता है वो कठिन ना हो, और इनके शिक्षा के रास्ते पे ये लगातार चलते रहें और अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव कर सकें। संजय जी, एक अच्छे बदलाव की आपने बात करी जो शिक्षा के रास्ते से होकर ही जाता है, तो क्या क्या विषय आप इन्हें पढ़ाते हैं? बहुत सारे आप इनको एटिकेट सिखाते हैं, मैनर सिखाते हैं, क्या क्या बताते हैं, बताइए आप। सर, अक्सर बस्ती में देखा जाता है, ऐसा होता है कि जैसे जो बस्तियां रहती, झुग्गी बस्तियां रहती, वहाँ पे बच्चे जो हैं वो शिक्षा तो ठीक है, उसके साथ संस्कार भूल जाते हैं। तो हम सबसे पहले इनको संस्कारों से जोड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ ही हम इनको शिक्षा में ये चीज़ें बताते हैं कि जैसे हिंदी, इंग्लिश और इनके स्कूल के जो भी सब्जेक्ट हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पेड़ की पाठशाला के पीछे संजय का उद्देश्य गरीब और असहाय बच्चों का भविष्य संवारना है। वे चाहते हैं कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आगे जाकर अच्छी नौकरी करें या सरकारी नौकरी में जाएं, ताकि उनका भविष्य संवर सके। संजय जैसे शिक्षक अपने जीवन में संघर्ष कर आगे बढ़कर अब समाज का भविष्य संवार रहे हैं। और चलिए अब बताते हैं अगले शिक्षक की कहानी। अक्सर हम जब सरकारी स्कूल के नाम सुनते हैं तो मन में अव्यवस्था, संसाधनों की कमी और शिक्षण की धीमी गति जैसी चीजें नजर आने लगती हैं। लेकिन धमतरी जिले के अंतिम छोर में बसे घोर नक्सल प्रभावित गांव का सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। इस स्कूल में प्रिंसिपल की सोच ने सरकारी स्कूल का नक्शा ही बदल दिया है। देखिए उस बदलते स्कूल की तस्वीर। तस्वीरों में दिखने वाला ये स्कूल ना राजधानी का स्कूल है और ना ही कोई बड़ा प्राइवेट स्कूल है। ये तो गांव का सरकारी स्कूल है, जो शहरों के स्कूलों की तरह मॉडल और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये स्कूल धमतरी जिला मुख्यालय से अंतिम छोर यानी कि 100 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल और नक्सल प्रभावित बोडरा गांव में स्थित है।
यहाँ प्रिंसिपल महेंद्र कुमार बोरझा ने स्कूल की पूरी कायनात ही बदल दी है। 1200 जनसंख्या वाले इस गांव में स्कूली बच्चों की दुनिया में एक नया आयाम गढ़ने वाले स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र कुमार बोरझा ने गांव वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर सरकारी स्कूल का नक्शा ही बदल दिया है और इस स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर रहे हैं। स्कूल में चारों तरफ गार्डन है। स्कूल के पेड़ पौधों को रंगों से भरकर आकर्षक बना दिया गया है। चारों तरफ साफ सफाई और फुलवारियों से सजाया गया है। यह स्कूल यूं तो सरकारी स्कूल है, पर यहाँ की व्यवस्था, सुविधाएं और शिक्षा का स्तर किसी प्रतिष्ठित निजी स्कूल को टक्कर दे रहा है। सर यहाँ के बच्चे जो है, जैसे कि स्कूल जो है समय है 10 बजे, लेकिन हमारी संस्था में बच्चे जो हैं हम 9 बजे बुलाते हैं, क्योंकि पहले बच्चों के साथ बैठकर हम 1 घंटा सामान्य बातचीत करते हैं, चाहे जनरल नॉलेज की बात हो या कोई विशेष टॉपिक पे चर्चा हो। हम 1 घंटा पहले चर्चा करते हैं और चर्चा करके, चूंकि एकदम सामान्य बातें करते हैं, जैसे कि अंग्रेजी है मेरा विषय, तो मैं अंग्रेजी में इनको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करता हूँ और आधा घंटा अतिरिक्त समय देकर पहले और बाद में। तो इस प्रकार हम बच्चों के साथ बातचीत करते हैं। इस स्कूल में सभी विषयों की पढ़ाई अच्छे से होती है, खासकर इंग्लिश की पढ़ाई पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ये फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, बातचीत करते हैं और सवाल जवाब में भी बच्चों को एक पल सोचने तक का मौका नहीं मिलता। उसके बावजूद जवाब भी इंग्लिश में फर्राटेदार मिलता है। मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं। और क्या सोच है और क्या करना चाहते हो आप लोग? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। स्कूल को गांव वालों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण स्कूल का नाम हो रहा है। इस स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि प्रिंसिपल बच्चों को पढ़ाने में पूरी मेहनत करते हैं। स्कूल सुबह 10 बजे लगता है, लेकिन बच्चों को 9 बजे बुलाकर उनसे जनरल नॉलेज की बात की जाती है। रायपुर जाना है तो उसको कैसे बोलते हैं, इस तरह से वो छोटे छोटे वाक्यों को, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्यों को, जैसे घर जाना है तो नहीं जाना है तो उसमें नॉट कैसे लगाते हैं, इस तरह छोटे छोटे वाक्यों को, एक एक वाक्य। मनंद स्कूल ले गए थे और आसपास के स्कूलों में ले जाते हैं। उससे बच्चों को केवल अपने गांव का या ग्रामीण क्षेत्र का, वनांचल क्षेत्र का ही ज्ञान न होकर के कैसे डेवलप कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे कैसे फेस, उस चीज को देखते हैं तो बच्चे लोग प्रेरित होते हैं। बहरहाल स्कूल को सजाने और संवारने का काम प्रिंसिपल बखूबी कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रिंसिपल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जंगल में रहने वाले बच्चे भी पूरी लगन से पढ़ाई करते हैं। प्रिंसिपल के काम की न सिर्फ गांव के लोग सराहना करते हैं, बल्कि कलेक्टर भी तारीफ कर रहे हैं। धमतरी से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए, छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है, एक समय नक्सल प्रभाव के कारण शिक्षा से वंचित रहा, लेकिन आज यहाँ शिक्षा दूतों के प्रयासों से ज्ञान की रोशनी फैल रही है। शिक्षा दूत वो साहसी शिक्षक हैं जो बस्तर के सुदूर और नक्सल प्रभावित इलाकों में बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठा रहे हैं। ये समाज के असली नायक हैं जो मुश्किल हालात में भी शिक्षा का दीप जलाते रहते हैं। ये कहानी उनकी है, देखिए। शिक्षक दिवस पर देश भर में आज शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में ऐसे युवा हैं जो बिना सम्मान, बिना सुरक्षा और बेहद सीमित संसाधनों में आदिवासी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इन्हें यहाँ शिक्षा दूत कहा जाता है, लेकिन नक्सली उन्हें दुश्मन समझते हैं। बीजापुर और सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में इन शिक्षा दूतों ने पेड़ के नीचे और झोपड़ियों में पाठशाला लगाकर ज्ञान की मशाल जलाए रखी है, बावजूद इसके कि उनकी जान हर दिन खतरे में रहती है। तो डर तो लगता है हमको भी, तो अपना घर वाला भाई को माईसा कुत्ता के जैसा मार के फेंक दिए तो हमको डर लगता है सर। तो कोई फोर्स वाले आए थे क्या कि डरना मत या ऐसा कुछ बोल रहे? नहीं सर, नहीं आए थे। बाद में हम इधर यहाँ से डेड बॉडी उधर गंगालूर में ले जाने के बाद इधर आए थे करके बोल रही है मेरी भाभी, ऐसा बोल रही थी सर। बारिश से भींगी पगडंडी पर मिट्टी से सनी चप्पलें, चारों ओर सन्नाटा और दूर से आती बंदूक की आवाज। शिक्षक दिवस पर जब शहरों में समारोह होते हैं, बस्तर के ये शिक्षक गुमनाम रहते हैं। न उनके नाम का बोर्ड है, न उनके काम का जिक्र सरकारी भाषणों में।
बस्तर के दर्जनों गांव में अब तक स्कूल भवन नहीं बने हैं। जहां बने भी थे, नक्सलियों ने उजाड़ दिए। बरसात के मौसम में बच्चे कीचड़ और पानी के बीच बैठकर पढ़ते हैं। सर्दियों में ठंड और गर्मियों में धूप से जूझते हैं। शिक्षा दूतों ने कई बार सरकार से स्कूल भवन और स्थायी शिक्षक की मांग की, लेकिन अब तक हालात नहीं बदले। अभी हमारे साथ ही लगभग 450 शिक्षा दूत हैं 2 जिला में, सुकमा और बीजापुर में। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए और जितने भी अभी सहायक शिक्षक भर्ती जो आएगा उसमें कुछ साथी लोग डीएड बीएड किए हैं, कुछ साथी लोग डीएड नहीं किए हैं, तो टीएटी को शिथिल करते हुए हमको 3 साल या 4 साल का समय देते हुए शिक्षक भर्ती में हमको प्राथमिकता दिया जाए। बीजापुर में आज 191 और सुकमा में 90 शिक्षा दूत कार्यरत हैं। ज्यादातर ने 12वीं तक पढ़ाई की है, कुछ ने स्नातक किया है, जिन्हें 10 से लगभग 12,500 रुपए प्रति माह मिलता है। कोई स्थायी पद नहीं है, कोई बीमा या सुरक्षा गारंटी नहीं है, यहाँ तक कि कई को महीनों वेतन तक नहीं मिलता है तो सिर्फ हर वक्त नक्सलियों के हाथों मारे जाने का डर। लक्ष्मण बरसे, कल्लू ताती जैसे शिक्षकों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। पिछले कुछ महीनों में ही नक्सलियों ने 10 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी, लेकिन बावजूद इसके बस्तर के भविष्य को गढ़ने के लिए शिक्षा दूत हर रोज इसी तरीके से तमाम चुनौतियों को पार करके बच्चों का भविष्य गढ़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। सर ये जुड़ूम 2005 में ये संस्था मन सभी बंद हो गया था, तो गांव जब उधर से बीओ साहब के आदेश से गांव वालों के माध्यम से हम गांव में आके बात किए, सर्वे करने के बाद गांव वालों के माध्यम से ही ये स्कूल हम संचालित कर रहे हैं। बस्तर संभाग के करीब 250 गांवों में अब भी नियमित शिक्षक नहीं है। शिक्षा दूत ही इन बच्चों का सहारा है, लेकिन उनकी असुरक्षा का असर बच्चों पर भी पड़ता है। शिक्षा दूतों ने कई बार सरकार से स्कूल भवन और स्थायी शिक्षक की मांग की, लेकिन अब तक हालात जस के तस हैं। बीजापुर से रौनक शिवहरे की रिपोर्ट, विस्तार में। देखिए, बेमेतरा जिले की धरती से एक नई मिसाल सामने आई है। शिक्षक दिवस पर जिले की शिक्षिका केवरा सेन को उनके नवाचार और अनूठी पहल के लिए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पहली बार है जब किसी शिक्षक को विदेशी भाषा सिखाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ये है केवरा सेन, जिन्होंने विदेशी भाषा सिखाने में महारत हासिल की है और अब इनके लिए इन्हें सम्मान भी किया जाएगा। केवरा सेन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पेंडरका में पदस्थ हैं। उन्होंने पहले खुद जापानी भाषा सीखी और फिर अपने विद्यार्थियों को सिखाने का बीड़ा उठा लिया। आज उनके विद्यालय के बच्चे न सिर्फ जापानी भाषा सीख रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र के बच्चों के साथ ऑनलाइन संवाद भी कर रहे हैं। जी, मैं यहाँ पे जो है बच्चों को जापानी भाषा जो है सिखा रही हूँ, ताकि हमारे ग्रामीण स्तर के बच्चों को जो है आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो सके। केवरा सेन की मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि उनकी लिखी पुस्तक बेसिक जापानी भाषा का विमोचन महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने किया था। इस पुस्तक के माध्यम से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के बच्चे जापानी भाषा सीख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आज इस खुशी को जो है व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं कभी सोची नहीं थी कि आज इस मुकाम पर पहुँच पाऊंगी। यह सभी जो है मेरे आदरणीय पूर्व शिक्षा सचिव आदरणीय श्री नंद कुमार सर जी की जो है सानिध्य की प्राप्ति हुई, जिनकी वजह से जो है मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पा रही हूँ। नवाचार की अनूठी पहल बच्चों के आत्मविश्वास को नई उड़ान दे रही है। विद्यालय में अब बच्चे जापानी के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश भी सीख रहे हैं। जिला और विकासखंड के साथ पूरे अंचल में इस खबर से खुशी की लहर है। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल महामहिम रमेन डेका द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। मैं अपना और माता पिता का नाम बता सकती हूँ। वतासी नो नमाय व तृप्ति देश, मेरा नाम तृप्ति है। वतासी नो चीची नो नमाय व राजेश कान देश, मेरे पिता का नाम राजेश चौहान है। वतासी नो हाहा नो नमाय व विद्या सांदेश, मेरी माता का नाम विद्या है। इस तरह बेमेतरा जिले की ये शिक्षिका प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रही है। केवरा सेन न सिर्फ बच्चों के भविष्य को एक बेहतर दिशा दे रही हैं, बल्कि शिक्षा के नए आयामों को भी गढ़ने का काम कर रही हैं। सूरजपुर में शिक्षक बुधराम साहू की कहानी बेहद ही ज्यादा अनोखी है। वो एक दिव्यांग है,
उनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन वे बच्चों के जीवन में उजाला भरने का काम हर दिन करते हैं। लोग बुद्धराम और उनकी मां को भीख मांगकर गुजारा करने की सलाह दिया करते थे, लेकिन आज बुद्धराम दुनिया में एक मिसाल बन गए हैं। देखिए उनकी कहानी। अब बात उस शिक्षक बुद्धराम साहू की जो दुनिया देख नहीं सकते लेकिन बच्चों को ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। बुद्धराम सूरजपुर के रेवती नारायण मिश्रा कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर हैं और दिव्यांग हैं। यह अन्य प्रोफेसर की तरह सामान्य इंसान नहीं, बुद्धराम जन्मजात दिव्यांग हैं। उन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपनी कमजोरी बनाने की बजाय अपनी ताकत में तब्दील कर लिया। बचपन में ही उनके सिर से पिता का साया उड़ गया था। गाँव में एक गरीब माँ के साथ दिव्यांग बच्चा, जिसकी जिंदगी आसान नहीं थी। लोग बुद्धराम और उनकी मां को भीख मांगकर गुजारा करने की सलाह दिया करते थे। ऐसी कई समस्याएं सहायक प्रोफेसर के जिंदगी में आई, लेकिन उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आज दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है और कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है बहुत, और जीवन भर करना पड़ेगा। खास करके जो रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात होती है, जैसे बच्चों की उपस्थिति पंजी भरने की या दैनिक पंजी में हमने क्या पढ़ाया वो भरना रहता है, तो उसके लिए किसी का सहारा तो लेना पड़ता है। जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय हो जाता है, आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाता है, तो धीरे धीरे सारी समस्याएं एक एक करके दूर होती हैं। कॉलेज के अनुसार बुद्धराम अन्य प्रोफेसर की तरह ही सामान्य रूप से बच्चों को पढ़ाते तो हैं ही, लेकिन छात्रों के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी है। छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ ही जिंदगी में चुनौतियों से लड़ने की तालीम भी मिलती है। सभी छात्र बुद्धराम सर का काफी सम्मान करते हैं। जो दिव्यांग सर है वो अच्छे से पढ़ाते हैं, समझ में भी आता है। अगर हम हौसला हार जाते हैं तो अच्छे से उनको देख करके एक प्रेरणा मिलती है। जब वो पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। वो तो है नेत्रहीन है, लेकिन वो इतना अच्छा पढ़ाते, टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो नेत्रहीन है, वो नहीं देख पाते हैं। पुरानी कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। इस कहावत को बुद्धराम साहू ने सच साबित कर दिखाया है। ये समाज ही नहीं बल्कि दिव्यांग लोगों के लिए एक मिसाल है और भविष्य का उजाला भी है। विस्तार न्यूज के लिए सूरजपुर से सूरज साहू की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश के सभी शिक्षकों को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।